So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स और आज अपनी ये लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से राइट इंपॉर्टेंट है, विदाउट राइट लाइफ किस तरीके की हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने 3 केसेस उसमें देखे थे, गुआंटानामो बे का, सऊदी अरेबिया में वुमेन की कंडीशन और तीसरा देखा था एथनिक मैसकेयर इन कोसावो। उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो पे जब हम पहुंचे तो उसमें हम लोगों ने जाना राइट होती क्या है, राइट क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ राइट्स हम लोगों ने उसमें देखा। उसके बाद फिर हम लोग आए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और देखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। तो उसमें सबसे पहले देखा राइट टू इक्वालिटी, दूसरा हम लोगों ने देखा राइट टू फ्रीडम, तीसरा देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चौथा देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये 4 प्रकार की राइट्स हम लोगों ने देखी। रिमेनिंग 2 राइट्स जो बची हुई हैं वो आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि उस राइट का क्या मतलब है। ठीक है, अपने राइट्स के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राइट्स जानोगे तभी जब तुम्हारी राइट किसी ने कोई छीनने की प्रयास करेगा, कोई छीनना चाहेगा, तब तुम जान सकोगे आखिर तुम्हारी राइट है क्या और उसको किस तरीके से पा सकते हो, उसको किस तरीके से बचा सकते हो। तो आज जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं अपने इस चैप्टर में वो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक आज कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 5, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो आज हम लोग को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देखना है, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, और लास्ट रहेगा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट। तो ये 3 टॉपिक, एक मेन टॉपिक है, 2 सब टॉपिक हैं, इसी को आज अपनी लास्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास रहेगा। तो चलते हैं फटाक से अपने चैप्टर की तरफ, अपनी एनसीईआरटी की तरफ। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। You might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees to the rights of minorities। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि फंडामेंटल राइट्स में जब भी बात हो रही है तो हमेशा माइनॉरिटीज का खासा ध्यान रखा जा रहा है कि माइनॉरिटीज को कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेजॉरिटी का कोई मेजॉरिटी की कोई फीलिंग नहीं है? मेजॉरिटी की भाई फीलिंग होगी, मेजॉरिटी भी अपने राइट्स को सिक्योर करना चाहेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? व्हाई आर देयर नो स्पेशल गारंटीज फॉर द मेजॉरिटी? वेल, फॉर द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजॉरिटी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे जो मेजॉरिटी रहेंगे उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लगभग उनके मन का ही सारा काम होगा जो मेजॉरिटी में रहेगा। इट इज द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। स्पेशल प्रोटेक्शन हमको देना होता है जो माइनॉरिटीज हों, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर और रिलीजन के आधार पर। अदरवाइज दे मे गेट निग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इंपैक्ट ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी। इसलिए हमें प्रोटेक्ट करना होगा माइनॉरिटीज को, और माइनॉरिटीज सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं, कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी। ठीक है, दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, माइनॉरिटीज की कल्चरल और एजुकेशनल राइट को स्पेसिफाई करता है, स्पेशल कंसिडरेशन देता है। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें। तो any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. Any section of citizen with a distinct language or culture have a right to conserve it। मतलब सभी लोगों को अपनी भाषा, अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है।
ठीक है। इस कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हर एक पर्सन अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आगे admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language। कोई भी सरकारी संस्था है, सरकारी विद्यालय है, तो उसमें क्या होगा, जो सरकार से अनुदान पा रहा होगा, सरकार से उसे पैसे मिल रहे होंगे, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थाएं किसी भी पर्सन को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकती है कि उसका कुछ विशेष धर्म से वो आता है या विशेष बोली भाषा वो बोलता है, उसका इस वजह से एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरीके से सरकारी संस्थाएं नहीं कर सकती हैं। ध्यान रखना, प्राइवेट संस्थाएं कर सकती हैं, क्योंकि कुछ संस्थाएं होती हैं वो सिर्फ विशेष वर्ग को ही पढ़ाना चाहती हैं, क्योंकि विशेष वर्ग उसमें रिलीजन को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो वो अपना चीजें कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है कि आप अपने रिलीजन, अपने धर्म, अपने विचार को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संस्था सरकारी अनुदान उसको मिल रहा है, सरकार से उसको पैसा मिल रहा है, तो वो किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice. Here, minority does not mean only religious minority at the national level. In some places, people speaking a particular language are in majority. People speaking in different languages are in a minority. कह रहे हैं जितने भी minorities हैं, वो उनको राइट है कि अपना क्या करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जितने भी माइनॉरिटीज हैं अपना प्राइवेट एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जहां पर वो अपने रिलीजन को क्या कर सकें, रिलीजन के बारे में या फिर लैंग्वेज के बारे में और प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है, मतलब जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको ये राइट्स है, वो भले ही रिलीजन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो या फिर कल्चरल के बेसिस पे हो, तो उनको क्या है, उनको ये अधिकार है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश, बट दे आर अ माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कह रहे हैं तेलुगु स्पीकिंग, तेलुगु बोलने वाले लोग आंध्र प्रदेश में ज्यादा हैं, वहां पर मेजॉरिटी में है। लेकिन बात करें उनके नेबरिंग जो स्टेट है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी में है और कर्नाटका में माइनॉरिटी में है। सिक्स कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन पंजाब बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। सिख जो हैं वो पंजाब में मेजॉरिटी में है, ज्यादातर लोग वहां पे सिख ही पाए जाएंगे पंजाब में। लेकिन बात करें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, तो यहां पर इनकी माइनॉरिटी है, ये कम पाए जाएंगे। आगे चलते हैं, इसको जरा रीड कर लेना भाई साहब। ठीक है, तो इस तरीके से रही अपनी कल्चरल और एजुकेशनल राइट कि किस तरीके से लोग अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। अपने माइनॉरिटीज यदि हैं किसी बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन बना करके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब लास्ट है अपनी राइट, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। ठीक है, हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स। जो लास्ट वाली राइट है हमारी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, वो हमें एश्योरेंस देती है कि ये बाकी के जो अपने फंडामेंटल राइट हैं, इनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। यदि इसका हनन हो रहा है, यदि ये कोई हमसे छीन रहा है, तो किस तरीके से वो अपनी राइट को हम वापस से गेन कर सकते हैं, किस तरीके से वापस ले सकते हैं। तो इस टॉपिक में यही चीज बताया गया है, हाउ कैन बी सिक्योर दीज राइट्स। If rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. The fundamental rights in the Constitution are important because they are enforceable. तो भाई साहब कह रहे हैं राइट्स की बात हम तभी कर सकते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें तभी कर सकते हैं जब उसकी गारंटीज हो। उसकी क्या हो, गारंटी हो कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे दिया, लेकिन ये हमें प्राप्त भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पन्नों में लिखा है और वो रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की बात नहीं है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिएबल हैं। एनफोर्सिएबल मतलब वो आपके डेली लाइफ में, आपके रियल लाइफ में फोर्सेबल हैं,
काम कर रहे हैं। वी हैव अ राइट टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड राइट, दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और अगर हमारे इस फंडामेंटल राइट पर कोई इसका हनन करना चाहता है, कोई ये छीनना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में के तहत क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस वगैरह भी कर सकते हैं। दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एक प्रकार की फंडामेंटल राइट्स ही है। दिस राइट मेक्स अदर राइट इफेक्टिव। और ये क्या करती है, और राइट्स में क्या करती है, प्राण फूंक देती है और राइट में लाइफ दे देती है। इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स में बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट। कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमको बताए गए हैं, इस पर हमारे आसपास के जो सिटीजन्स हैं, प्राइवेट बॉडीज है या फिर गवर्नमेंट हुई, वो हमारे इस राइट पर क्या कर सकती है, वायलेट कर सकती है, राइट को वायलेट कर सकती है। When any of our rights are violated, we can seek remedy through courts। और जैसे ही हमारी राइट्स वायलेट होगी, हम कहां से रेमेडी लेंगे, कहां से दवाई लेंगे, कोर्ट से लेंगे। If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court or the High Court of a state। ठीक है, अगर हमारे राइट्स पर कोई भी वायलेशन कोई भी कर रहा है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। दैट इज वाई डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जो लास्ट वाली फंडामेंटल राइट है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हृदय और आत्मा कहा है, द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये हमें एश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, गारंटी प्रोवाइड कराती है कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिएबल होंगे, वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल होंगे। आगे चलते हैं भाई। Fundamental rights are guaranteed against the actions of the legislature, the executive and any other authorities instituted by the government। गवर्नमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट पर किसी भी तरीके का रोक टोक लगाती है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी क्या करता है, ये हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि हम कोर्ट पे जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। There can be no law or action that violates fundamental right। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं है जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीने। लेकिन ध्यान रखना, जब भी इमरजेंसी लागू होती है, जब भी कुछ विशेष घट जाता है देश में, तब क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स भी हमसे कुछ हद तक छीन ली जाती है, कुछ समय तक के लिए। क्योंकि वो क्या रहता है, वो इंटरेस्ट हमारे स्टेट का ही इंटरेस्ट उसमें रहता है कि स्टेट के हित में रहता है। इस वजह से कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए ये हमसे छीनी जाती है फंडामेंटल राइट्स। इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टेक अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी इनवैलिड। We can challenge such laws of the central and state governments, the policies and actions of the government or the governmental organization like the Nationalized Bank or Electricity Board। कह रहे हैं लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा लॉ लाया है, कोई ऐसे एक्शन कर रहे हैं जिससे हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, तो हम उसकी पूरी तरीके से कंप्लेन करने के लिए आजाद हैं इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स के तहत। वो गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट बॉडी हो, कुछ भी हो, वहां पर हम कोर्ट में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। कोर्ट ऑल्सो इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बॉडीज। The Supreme Court and High Court have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of the fundamental right। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे इन जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसकी रक्षा करने का वही उसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम ही है। तो वो क्या करेगा, कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड कराएगा, ऑर्डर देगा, और रिट्स मतलब होता है परम आदेश, कि इस आदेश के बाद कोई फिर ना नहीं कह सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट करने का हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम होता है। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपेंसेशन, दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपेंसेशन टू द विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू वायलेटर्स। तो जो भी विक्टिम्स होगा उसको कंपनसेशन दिलाने का काम होगा सुप्रीम कोर्ट का, और जो भी वायलेटर्स होगा उसको
पनिश भी करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। We have already seen in chapter 4 that the judiciary in our country is independent of the government and the parliament. We also noted that our judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of citizens. Chapter 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जितने भी न्यायालय ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के अंडर में काम नहीं करती है। उनका कहना मानना या ना मानना इनके ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल भी एकदम आजाद होती है। तो जुडिशरी हर वो काम करती है जिससे फंडामेंटल राइट्स लोगों की प्रोटेक्ट हो, लोगों के जो भी आवश्यकता है, जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी प्रोटेक्शन करना हमारे जुडिशरी का काम होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम होता है। In case of any violation of fundamental right, the aggrieved person can go to a court for remedy. अगर किसी भी तरीके का किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट जाकर के अपनी बात रख सकता है। But now any person can go to court against the violation of the fundamental right if it is of social or public interest. It is called public interest litigation. तुम्हें हम पहले भी बता चुके हैं कि PIL क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि आप कोई कुछ ऐसा करते हैं जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में होता है, ठीक है। कोई सरकार का ऐसा नियम कानून जो कि कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, PIL दाखिल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। वो हमारा नहीं है, वो कंप्लीट सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, तो उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach a Supreme Court or a High Court for the protection of public interest against a particular law or action of the government. वही बात जो बताए हैं कि अगर हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट, पब्लिक का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं है, उस पर उसका वायलेशन हो रहा है, तब हम भले ही वो गवर्नमेंट का ही एक्शन क्यों ना, गवर्नमेंट का लॉ क्यों ही ना हो, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर सकते हैं। One can write to the judges even on a postcard. The court will take up the matter if the judges find it in public interest. Even हम लोग पोस्ट कार्ड में लिख करके उनके पते पर भेज सकते हैं जजेस को, और जजेस अगर उसको पाएंगे कि हाँ ये रेलिवेंट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो उसका मैटर उठाएगी, उसको मैटर को डिस्कस करेगी, ठीक है। एक्टिविटी है भाई साहब, जरा पढ़ लेना। और इसके ऊपर एक NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, उसके बारे में कुछ दिया हुआ है इसके ऊपर, उसको भी पढ़ लेना। अब अपना लास्ट टॉपिक आज का है और इस चैप्टर का एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या और भी कुछ राइट्स हैं हमारे या नहीं। We began this chapter by discussing the significance of rights. In much of the chapter, we have focused only on fundamental rights in the Constitution. You might think that the fundamental rights granted by the Constitution are the only rights citizens have. This is not true. कह रहे हैं इस चैप्टर की शुरुआत जब हम लोगों ने किया तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइट्स की आवश्यकता कितनी ही जरूरी है। अगर राइट हमारे लाइफ में नहीं होगा तो लाइफ बिल्कुल ही खराब है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की बात किया, तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या सिर्फ यही राइट सिटीजन्स को दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, कुछ और भी राइट्स हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। While fundamental rights are the source of all rights, our constitution and law offers a wider range of rights. Over the years, the scope of rights has expanded. तो कह रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों को और ज्यादा से ज्यादा राइट्स दी जाने लगी, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ राइट्स लोगों को ग्रांट हुई है। Sometimes it leads to expansion in the legal rights that the citizens can enjoy. From time to time, the court gave judgment to expand the scope of rights. Certain rights like right to freedom of press, right to information and right to education are derived from the fundamental rights. कह रहे हैं जो हमारे fundamental rights हैं वो तो मूलभूत सोर्स हैं, उसी से कई सारे और भी varieties of rights निकाली गई हैं। जिस तरीके से freedom of press, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कुछ भी प्रेस मतलब जान रहे हो, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज चैनल्स हो गया, तो आपको फ्रीडम है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको कोई भी जानकारी जानने का अधिकार है। कि मान लीजिए कि सरकार ने कोई कानून बनाया,
ठीक है, सरकार ने कोई कानून बनाया तो उसके पीछे की आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, क्यों, किस तरीके से कानून बना, क्या रिसर्च किया सरकार ने, या फिर किसी तरीके का मान लीजिए जैसे कोई भी बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है, कोई भी बाढ़ वगैरह आती है तो प्रधानमंत्री कुछ योजना चलाते हैं कि आप लोग इसमें पैसे डोनेट करिए। ठीक है, तो पैसे डोनेट करते हैं, उन पैसों का क्या क्या हुआ, तो इसकी भी जानकारी आपको रखने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन की तरह तहत, आरटीआई। ठीक है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी हो। ठीक है, लेकिन सरकार ये भी देखेगी उसमें कि ऐसा ना हो कि कुछ मतलब गुप्त इंफॉर्मेशन नहीं देगी, जैसे कि हमारे मिलिट्री की इंफॉर्मेशन या फिर रॉ एजेंट्स की इंफॉर्मेशन, ये सब नहीं देगी। ठीक है, कि आप ये जानना चाहें कि इंडिया के रॉ एजेंट्स कहां कहां रहते हैं या वो क्या क्या करते हैं, उनका कहां पर वो है हेडक्वार्टर है, ये सब चीजें नहीं बताएगी। ठीक है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी में बाधा बनेगा। लेकिन वो सब कुछ बताएगी जो चीजें वो बता सकती जिसमें देश का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो आरटीआई के तहत हम ये चीजें जान सकते हैं। एंड राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई करने का अधिकार, ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, लेकिन बाद में ये और राइट्स हमको दिए गए। राइट टू एजुकेशन अभी आगे एक्सप्लेन किए हैं। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। The government are responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. अब ये गवर्नमेंट को आदेश दिया गया है कि आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन करिए, सबको पढ़ाइए जो जीरो से मतलब जो वो मतलब पैदा हुए और पढ़ने समझने लगे तो 14 इयर्स तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए। तो सरकारी स्कूलों में ये चीजें होता है। अभी क्वालिटी उस हद तक नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि सबको साक्षर बनाए। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। दिस एक्ट वॉज अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। जो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, अभी हम लोगों ने एक अधिकार पढ़ा कि हमें कुछ भी जानने का अधिकार है, कोई भी चीजों के पीछे क्या रिसर्च किया गया है वो जानने का अधिकार है। तो कहां से आया है, किस फंडामेंटल राइट से आया है, डिराइव किया गया है, तो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कुछ भी सोचने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की जो आजादी है, उसके तहत यह आया है कि हम कुछ भी जिज्ञासा कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। वी हैव अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेज से हम कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Recently, the Supreme Court has expanded the meaning of the right to life to include the right to food. ठीक है, भोजन का भी अधिकार है। ठीक है, जीवन के अधिकार के साथ साथ राइट टू लाइफ, कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो थोड़ा सा क्या रहे, एकदम प्यूरिफाइड रहे। ठीक है, एकदम अच्छा एनवायरनमेंट रहे, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़िया रहे, पानी की शुद्धता रहे, खाने की शुद्धता रहे, तो ये एक हमारे अधिकार है। Also, rights are not limited to fundamental rights as enumerated in the Constitution. ठीक है, यहां पर बात की जा रही है कि हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट चूज करने का भी अधिकार है। मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और बगल में कोई फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं, बगल में कोई फैक्ट्री लगने वाली है, उससे आपको लग रहा है कि आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, दूषित होगा, तो आप फटाक से एक पीआईएल दाखिल कर सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जितने लोग रहने वाले हैं सबको इसका जो भी स्मोक आएगा उससे सब क्या होंगे, प्रभावित होंगे। राइट टू लाइफ के तहत मैं केस करता हूं, क्योंकि इससे हमारी लाइफ में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को जानना बहुत जरूरी है, अपने राइट्स को जानना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स which may not be fundamental rights. For example, the right to property is not a fundamental right, but it is a constitutional right. Right to property मतलब आपका प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा, जैसे पिता की प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी में आप पिता की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, प्लस आप और भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये सब फंडामेंटल राइट में पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट में ट्रांसफर कर दिया गया है। राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वोट, राइट टू वोट भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत हम किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, फ्री है एकदम किसी को भी वोट देने के लिए। समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, मानव के अधिकार, मानवाधिकार। दीज आर यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, ये जो मानवाधिकार होते हैं ये इंटरनेशनली होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करके। तो इस तरीके के लॉ, इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो जरूरी नहीं कि वहां की कंट्री के लॉ द्वारा क्या हो, रिकॉग्नाइज हो। In that sense, these claims are not rights going by the definition what we presented earlier. With the expansion of democracy all over the world, there is greater pressure on government to accept these claims. कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने राइट्स की पहले डेफिनेशन पढ़ी थी वो जरूरी नहीं कि इस ह्यूमन राइट की जो ह्यूमन राइट्स क्लेम करेगा, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स क्लेम करेगा वो जरूरी नहीं कि उस राइट की जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि आपका एक रीजनेबल क्लेम होना चाहिए, सोसाइटी द्वारा सैंक्शन होना चाहिए और फिर लॉ भी उसको माने। ठीक है, तो इसमें पहले ही बता दिया गया कि उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो चले ऐसा जरूरी नहीं है, वो इंटरनेशनली वर्क करता है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनता है जब वहां मेजॉरिटी लोग किसी पक्ष में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ही उस गवर्नमेंट का गठन किए हैं, तो मेजॉरिटी लोग जो चाहेंगे वहां पे, जो ज्यादातर लोग वहां के चाहेंगे वही तो काम होगा। तो इस क्लेम को क्या होती है फिर गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। सम इंटरनेशनल कन्वीनियंस मतलब होता है जो समझौता हो जाए लोगों के बीच में। कन्वीनियंस हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो आपस में बातचीत करती हैं और ह्यूमन राइट्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, एक ह्यूमन को एक पर्याप्त मात्रा में उसको मतलब एक डिसेंट लाइफ वो जी सके, इसके बारे में बात होती है। थस द स्कोप ऑफ राइट्स हैज बीन एक्सपेंडिंग एंड न्यू राइट्स आर इवॉल्विंग ओवर टाइम। कह रहे हैं कि जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे नई नई राइट्स का भी इवॉल्वमेंट हो रहा है। They are result of struggle of the people. New rights emerge as societies develop or as new constitution are made. कह रहे हैं जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, बहुत सारे एडिशन हो रहे हैं, तो वैसे ही राइट्स की भी बात होती है। The Constitution of South Africa guarantees its citizens several kind of new rights. साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स के कुछ और राइट्स की गारंटी करता है। वो कौन कौन से हैं, तो यहां देखो, राइट टू प्राइवेसी सो दैट सिटीजन्स और देयर होम कैन नॉट बी सर्च्ड, देयर फोन्स कैन नॉट बी टेप्ड, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन। मतलब राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार है कि आपकी प्राइवेट लाइफ जो है उसको पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा। आप कहां रहते हैं, आपके फोन को टैप नहीं किया जाएगा, आपके कम्युनिकेशन को कोई और नहीं जान सकता है। तो फुली राइट टू प्राइवेसी देता है। राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेलबींग। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट का अधिकार है साउथ अफ्रीका के अकॉर्डिंग जहां पर कोई भी आपको हार्मफुल चीजें ना मिले, कोई भी आपके सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग। आपका घर अच्छा खासा हो, एक डिसेंट हो, जहां पर आप अपने पर्सनैलिटी को, आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, नो वन मे बी रिफ्यूज्ड इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सभी लोगों को हेल्थ केयर की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड है, अच्छा फूड प्रोवाइड है और कोई भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहता है वो भी प्रोवाइड है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है। मेनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights in India as well. What do you think? कह रहे बहुत लोगों का मानना है कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड मतलब आपको इतने पैसे मिल सकें रोजगार से, किसी भी काम धंधे से इतने पैसे मिल सकें कि आप अपनी जीविका अच्छे से चला सकें, वही है राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड। राइट टू प्राइवेसी, अभी पढ़े कि आपका फोन टैप ना हो, आप कम्युनिकेशन आप तक ही सीमित रखा जाए। तो ये सब चीजें इंडिया के लोग भी चाह रहे हैं कि उनकी फंडामेंटल राइट्स में ये चीजें डाला जाए। तुम्हारा क्या मानना है ये बताना है। तो अच्छी चीजों को हमेशा
जो भी अच्छी चीजें हों उनको हमेशा हम लोग को आत्मसात करना चाहिए, मतलब अपने में ऐड करना चाहिए। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करके उसकी रिकॉर्डिंग करके हमें भेजना रहेगा। प्लस बीच बीच में जो ये चीजें आई हैं जिनको हमने छोड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है, 3-4 चीजें हैं, कन्वीनियंट के नीचे भी एक हमारा बॉक्स बना हुआ है तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ करके समझ लेना, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो शाम को बता करके उसे सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग का सोशल साइंस के जितने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जितने भी थे सब चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है, कंप्लीट हो चुका है अपना सोशल साइंस का चैप्टर, ठीक है। तो अब आने वाले महीने में हम लोग जम के रिवीजन करेंगे, और भाई साहब रिवीजन में तुम्हारा भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि साथ नहीं मिलेगा फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जो भी थोड़ा बहुत काम दिया जाए उसको पूरी तन्मयता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करके टाइमली भेजिए, एंजॉय करिए, प्राइज वगैरह लीजिए, चॉकलेट वगैरह, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।